हाउसवाइफ कमर हिला के पल्लू खिसका के रील बना दे मंदिर के सामने, लेकिन कोई अंदर जाकर दर्शन नहीं करता। मुगल सल्तनत, बंगाल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत ने आक्रमण किया जगन्नाथपुरी पर। टोटल 18 बार आक्रमण हुआ है, जो हम आज की डेट में डिस्कस नहीं करते। किसी को नहीं पता है कि ये 22 पाइच क्या है, मैं समझू इसका महत्व क्या है। गया धाम जाने का नहीं है, आप वहीं पे बैठ के पिंडदान करके अपना पूर्वजों का मुक्ति पा सकते हैं। फिर रात को महाप्रभु ने जाके गजपति महाराज को पकड़े। तू कौन होता है मेरा और मेरे भक्त के बीच में आने वाला? मैंने उसको खाना खिलाया, अगर तूने उसको अभी नहीं छोड़ा तो तू निर्वंश हो जाएगा। ऐसा हीरा हमने अपने जिंदगी में नहीं देखा, इस पृथ्वी वैसे तो नहीं है, और इसका वैल्यूएशन करना नामुमकिन है। और ये जो हीरा है ब्रह्म ज्योति, इसका तेज पूरा साल भर अगर कोई भी इसको पहन के रखता है तो पिघल जाएगा। उसको महाप्रभु ने इधर धारण करके रखा है। वैसे चोरी हुई है कभी ऐसे? हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका फिर से एक बार द राव्या सारडा पॉडकास्ट में। आज हम हिस्ट्री की बात करेंगे, थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे। इतिहास में जाकर हम मंदिरों की बात करेंगे। मंदिर जहाँ पर खजाने हैं, और पुराने मंदिर, जैसे कि काफ़ी सारे मंदिर हमारे इंडिया में हैं जहाँ पर खजाने हैं, रत्न भंडार है। उन्हीं में से एक टेम्पल है, एक मंदिर है जगन्नाथपुरी। आज हम जगन्नाथपुरी की बात करेंगे, जगन्नाथपुरी के रत्न भंडार के बारे में बात करेंगे, और कैसे सदियों से इन्वेडर्स या कुछ लोग गिद्ध के जैसे इन खजानों पर नजर गड़ाए आए हैं। और इसी विषय पे, इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमसे जुड़े हैं मिस्टर सूर्या रॉय। सूर्या रॉय इज अ हिस्टोरियन, ही इज अ हेरिटेज रिसर्चर एंड एक्सप्लोरर, और इंडिपेंडेंट इंडिक हिस्ट्री रिसर्चर है जिन्होंने काफ़ी हिस्ट्री और कल्चर में अपना रिसर्च किया हुआ है इन ब्रजमंडल, कुरुक्षेत्र, उड़ीसा, श्री जगन्नाथ कल्चर, मेवाड़ एंड मराठा हिस्ट्री। सो प्लीज वेलकम मिस्टर सूर्या रॉय। नमस्ते सर। सूर्या जी, जैसे मैंने अभी ऑडियंस को बताया, आज हम जगन्नाथपुरी की बात करेंगे, रत्न भंडार की बात करेंगे, खजाने की बात करेंगे। तो बेसिक से शुरू करते हैं कि जगन्नाथपुरी का ओरिजिन क्या है और ये हमारे हिस्ट्री और कल्चर से कैसे रिलेटेड है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो जगन्नाथ महाप्रभु के बारे में जब हम बात करते हैं, जगन्नाथ महाप्रभु का सबसे पुराना जो रेफरेंस मिलता है वो है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त डेडिकेटेड है श्री पुरुषोत्तम को, श्रीमन नारायण को, और वहां पे उनके बारे में बताया जाता है, एंड वहां पे पुरुषोत्तम बोल के उनको रेफरेंस दिया जाता है। और इसी चीज का रेफरेंस हमें भगवत गीता में भी मिलता है। भगवत गीता में एक श्लोक है, सर्वथा पाणिपादम तत्सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वते श्रुति मन लोके सर्वमावृत्ते तिष्ठति। और इसी चीज का पुरुष सूक्त में भी रिफ्लेक्शन मिलता है। पुरुष सूक्त में जो पुरुषोत्तम को बताया गया, उनका भी 1000 हाथ, पैर, नाक, कान, आंखें है। और ये जो गीता का श्लोक, भगवत गीता का श्लोक मैंने बताया, इसका भी जो चेंजिंग है, इसका जो रेफरेंस है, इसी की तरफ है। दूसरी बात, जगन्नाथ महाप्रभु का जो हमारे पुराण और वेदों से जो मिलता है रेफरेंस, एक तो मैंने ऋग्वेद का बताया, दूसरा इनका सबसे बड़ा रेफरेंस जो मिलता है स्कंद पुराण का उत्कल पर्व में, नीलाद्रि महोदया में, एंड ब्रह्मांड पुराण में। इनका जो कथन है, आज की तारीख में काफी सारे पॉडकास्ट मैंने देखा है जहाँ पे बताया गया कि जगन्नाथ महाप्रभु के अंदर जो ब्रह्म वस्तु है वो है श्री कृष्ण का हृदय। पर ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्चर्स के मुताबिक वो जगन्नाथ महाप्रभु श्री कृष्ण, देव की पुत्र कृष्ण के नाभि मंडल है। और ये एक तरीके से साइंटिफिकली प्रूवन भी है। कैसे? क्योंकि जब इंसान के शरीर को जलाया जाता है तो उनका नाभि जलता नहीं है पूरी तरीके से, थोड़ा सा रह जाता है जी। और शास्त्रों के मुताबिक जो जितना पुण्य करते हैं उसका नाभि जलने के बाद जो रह जाता है, उसका आकार देख के बताया जा सकता है कि वो किस लोक में जा रहा है। ये हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है, पुराणों में दिया हुआ है, गरुड़ पुराण में पर्टिकुलरली। तो दूसरी बात ये आता है कि यहाँ पे जो पुराणिक इतिहास दिया हुआ है, वहां पे यही बताया गया कि द्वापर का
जब खत्म होने जा रहा था द्वापर युग, कृष्ण भगवान को जराव्याध ने मारा था भला का प्रभास के वहां पे सोमनाथ से 8 किलोमीटर दूर। और फिर अर्जुन ने जाके उनका दाह संस्कार किया। जब दाह संस्कार के बाद उनका जो नाभि मंडल है वो जला नहीं, वो घूमते घूमते उड़ीसा का कोस्ट में आ गया। उड़ीसा का कोस्ट में सबरराज विश्ववासु जो जराव्याध का ही पुनर्जन्म हुआ, उन्होंने उसको उठाया और व्यग्र गुहा में रख दिया घने जंगल के अंदर, जहां पे उन्होंने उसका पूजन किया भगवान नील माधव के रूप में जी। और आर्कियोलॉजिकली अगर हम देखते हैं इस चीज को, तो जो महानदी वैली है उड़ीसा में, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। महानदी वैली, प्राची वैली और आपका जो माहुदादी है। माहुदादी मीन्स दी बे ऑफ बंगाल, द ओशन। महानदी और माहुदादी। तो जो महानदी वैली है उसमें आर्कियोलॉजिकली इट हैज बीन प्रूवन थ्रू वेरियस एक्सकेवेशंस कि वहां पे युगों युगों से माधव का पूजन होता है। कहीं पे नील माधव, कहीं पे ललित माधव, कहीं पे राधा माधव, ऐसे। लेकिन माधव का पूजन होता है, वर्षों से चला आ रहा है। तो ऐसे ही एक जगह है, मान्यता है, कंटीलो नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहीं पे सबरराज विश्ववासु का मान्यता है कि वहां पे उन्होंने उनका व्यग्र हुआ था। तो वहां से वो आते हैं, वो गायब हो जाते हैं जब महाराज इंद्रद्युम्न आते हैं, और फिर वहां से उनको आदेश मिलता है महाराज को कि मैं नीलाचल मतलब पुरी में मेरा दारू ब्रह्म जो वुडन लॉग जी। लकड़ी आएगा समुंदर में, और उसमें मेरा चारों हाथों में चारों वेपन्स है, मेरा जो शस्त्र है, वो उसका सिग्नेचर आपको मिलेगा वहां पे। वो देख के आप उठाइए और उससे उसका विग्रह बनाइए। तो ऐसे ही मंदिर का विग्रह बना। तो दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ लॉन्ग स्टोरी, आई विल नॉट गेट इनटू दैट। पर ऐसे ये पुरानी कथा है जी। पर अगर हम आज की डेट में श्री जगन्नाथ कल्चर को देखते हैं तो उसमें आपका शैव, शक्त, वैष्णव, बुद्धिज्म सब कुछ मिक्स है। जो वैष्णव है जगन्नाथ महाप्रभु में वो देव की पुत्र कृष्ण को देखते हैं। जो शैव है वो उसमें अपना महादेव को देखते हैं या भैरव को देखते हैं। जो शाक्त है, माँ का पुजारी है, वो जगन्नाथ महाप्रभु के अंदर दक्षिणा काली को देखते हैं। और जो बुद्धिस्ट है उसके अंदर बुद्धा को देखते हैं। क्योंकि एक डिस्कशन पॉइंट ये भी है कि जो ब्रह्म वस्तु है, बुद्धिस्ट लोगों का मानना है कि वो बुद्धा का रेलिक है। जी। अब वो कौन सा बॉडी पार्ट है दैट इज नेवर डिस्कस्ड और दैट इज नॉट मेड क्लियर, बट ये उनका मान्यता है जी। और देखा जाए तो इसका जिक्र भी हमें मिलता है मादलापाजी जो टेम्पल क्रॉनिकल है कि वो जो साइट था उसको आदि शंकर जब आए पुरी में, आदि शंकराचार्य, उन्होंने आके बुद्धिस्ट लोगों के हाथ से तर्क वितर्क करके उस साइट को जीत के उन्होंने भगवान जगन्नाथ का पुनर्स्थापना किया वहां पे। लगभग उस टाइम 144 वर्ष के बाद वो हुआ 144 इयर्स, और उसके बाद से रथ यात्रा वगैरह चालू हुआ। अब इस दौरान के बाद आते हैं 14वीं शताब्दी में, जब 14वीं शताब्दी से आक्रांता आना शुरू करते हैं। मुगल सल्तनत ने आक्रमण किया था, बंगाल सल्तनत ने आक्रमण किया था और दिल्ली सल्तनत ने आक्रमण किया था जगन्नाथपुरी पर मंदिर पे। टोटल 18 बार आक्रमण हुआ है, जो हम आज की डेट में डिस्कस नहीं करते। हम सोमनाथ को लेके बोलते हैं, बट जगन्नाथ टेम्पल इज दी टेम्पल जहां पे सबसे ज्यादा इन्वेजन हुआ है, 18 बार, मोर देन सोमनाथ। ऑल्दो प्रोफेसर रामगोपाल मिश्रा और उन्होंने अपना रिसर्च में ये दिखाया है कि सोमनाथ के ऊपर एक्चुअली 12 बार हुआ था। एक वो भी इंटरेस्टिंग बात है जो आज की डेट में हम डिस्कस करते नहीं है। दूसरी बात, ये जितने भी इन्वेजन्स हुए हैं, आक्रांत आए हैं, हर बार उनका मकसद था रत्न भंडार को लूटना। और दूसरी बात, जो उनका एरिया है, क्योंकि उड़ीसा का जो एरिया है, कलिंग, उत्कल, तोशाली, कोनागाडा, जो पुराने नाम है औड्र देश, ऋग्वेद में उसको औड्र देश बताया गया है। तो उसका जो लैंड है, जो जमीन है, वो बहुत उर्वर है।
बहुत फर्टाइल है, 2 फसली 3 फसली देते हैं, बिकॉज इट्स अ रिवर लॉक्ड कंट्री। एंड ये जो आक्रमण हुए थे, इसमें से सबसे ज्यादा जो भयंकर आक्रमण था वो था काला पहाड़ का। जगन्नाथ महाप्रभु क्यों परब्रह्म है, 2 एनेक्डोट मैं बताऊंगा इसमें। एक रत्न भंडार से जुड़ा हुआ है और एक उनका लीला से जुड़ा हुआ है, प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल। पहली बात, ये घटना है 1999 की जी। जब उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था, जिसमें उड़ीसा तबाह हो गया था। तकरीबन 50 हजार लोग मारे गए थे उस टाइम, क्योंकि उस टाइम हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स ये सब नहीं था। आज की डेट में जियो सैटेलाइट्स वगैरह नहीं थे। तो ये जो सुपर साइक्लोन था, इसका जो लैंडफॉल होता है ये होना था पुरी के ऊपर। लेकिन मैंने 2-3 बहुत सीनियर सर्विटर्स, बूढ़े हो गए हैं वो, उनसे बात किया है, उन्होंने मुझे खुद बोला है, एंड आई एम कॉन्फिडेंटली स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, रात को 11 बजे, बहुत कम सेवायत थे उस टाइम मंदिर के अंदर जी। उन्होंने देखा जो नीला चक्र है, जगन्नाथ महाप्रभु का जो नीला चक्र है, नीला चक्र के ऊपर से एक लाइट स्पीड में निकल जाता है, स्पीड में, ब्लू कलर का लाइट स्पीड में निकल जाता है समुंदर की तरफ। और अगला दिन सुबह दैट सुपर साइक्लोन मेक्स अ लैंडफॉल ऑन पटामुंडी, पारादीप, गंजाम डिस्ट्रिक्ट साइड, और पूरा तबाह कर देते हैं। और वो उसका लैंडफॉल होना था पुरी में। तो आप समझ सकते थे। जी जी जी। दूसरा चीज, ये बात है 1978 की, 1978 की। 1978 में जब रत्न भंडार खोला गया और खोल के उसका गणना और ऑडिटिंग वगैरह चल रहा था, उस टाइम तिरुपति बालाजी से एक स्वर्णकार को बुलाया गया था कि उसका द मेन पर्पस वाज जो हीरे जवाहरात सोना गहना जितने भी है उसका वैल्यूएशन करने के लिए। आखिरी के 4 दिन वो भाई साहब जो थे वो अपना सारा काम छोड़ दिया उन्होंने, और वो जाके गर्भगृह में, रत्न भंडार से निकल के गर्भगृह में जाके जो रत्न सिंहासन है जिसके ऊपर महाप्रभु बैठे रहते हैं, वो उसी के पास बैठा रहा, कुछ काम नहीं किया लास्ट 4 दिन। टोटल कुछ 450 आइटम में से सिर्फ उसने 28 आइटमों का वैल्यूएशन किया था, चेक किया था, और फिर बोला इधर लाइट का कमी है, इतना रोशनी अंदर नहीं आ पा रहा रत्न भंडार के अंदर, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और फिर वो जाके बैठ गया और पूरा 4 दिन बैठ के रो रहा था। जब कई सारे सेवायत ने, सीनियर सर्विटर्स, पूजा पांडा जो महाप्रभु का रोज का पूजा अर्चन करते हैं, उनको पूजा पांडा बोलते हैं। देयर आर सम 122 कैटेगरीज और मोर। पूजा पांडा ने उनको पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो? तो उसने बोला कि महाप्रभु सच में परब्रह्म है। बोले क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तो महाप्रभु जो है तीनों डाइटी का यहाँ पे चीता बांधा जाता है, चीता रहता है। चीता इट्स अ सर्कुलर स्ट्रक्चर लाइक कॉनिकल स्ट्रक्चर लाइक दिस, और उसमें कई तरीके का हीरे जवाहरात है। ओके। कई तरीके का, एंड इट्स अ बिग वन। जैसा है? नहीं, ऐसे बंधा रहता है। ओके। तो चीता बोलते हैं उसको। देवस्नान पूर्णिमा का दिन रात को वो खोला जाता है जब महाप्रभु को बुखार आता है, और फिर अभी पीछे गया लास्ट वीक चीता लागी अमावस्या होते हैं, उसमें उनको दोबारा पुनर्स्थापना किया जाता है डीटीओ के ऊपर। तो वो स्वर्णकार बोल रहे हैं कि ये जो चीता है, चीता के बीच में, और इसका पुष्टिकरण मैंने खुद किया है कई सारे सेवायतों से, सीनियर सेवायतों से, एक हीरा है बहुत बड़ा, और लेकिन कौन सा है किसी को नहीं मालूम उनमें से, क्योंकि बहुत सारे हीरे हैं, तो उसमें से वो कौन सा है नहीं मालूम। मुझे उससे स्वर्णकार को ही पता था, और सेवायत को तो ऑब्वियसली मालूम है। उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म पदार्थ
और ये है ब्रह्म ज्योति, और ये सफेद सा हीरा है कुछ। और वो इसका आंकलन नहीं कर पाया, बोले ये हीरा, ऐसा हीरा हमने अपने जिंदगी में नहीं देखा, ये इस पृथ्वी में ऐसा तो नहीं है। पृथ्वी में गरुड़ पुराण के हिसाब से 35 तरीके का हीरे जवाहरात सोना होता है, जिसमें से 9 होता है जो नवरत्न बोला जाता है। ये 35 कैटेगरी में से किसी में से नहीं है। और ऐसा हीरा हमने अपने कभी नहीं देखा, किसी भी मंदिर में नहीं देखा जी। तिरुपति में भी नहीं है ये चीज, और इसका वैल्यूएशन करना नामुमकिन है हमारे लिए। इट इज नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, क्लियरली सेड दैट इट इज नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। और ये जो हीरा है ब्रह्म ज्योति, इसका तेज इतना है कि ये पूरा साल भर अगर कोई भी इसको पहन के रखता है तो पिघल जाएगा। और उसको महाप्रभु ने इधर धारण करके रखा है। और मान्यता ये है कि जैसे देव की पुत्र कृष्ण के ऊपर लांछन लगा था सामंतक मणि को लेके, मान्यता यही है कि चीता में वो सामंतक मणि ही है। अच्छा। जिसको ब्रह्म ज्योति बोला जाता है, जिसका तेज इतना है। जी। सूर्या जी, अब आते हैं हम हमारे असली मुद्दे पर। रत्न भंडार का जो मुद्दा है हम उसके ऊपर बात करते हैं कि रत्न भंडार में कहते हैं काफी सारे जेमस्टोन्स, हीरे जवाहरात, एक्सपेंसिव मतलब आर्टिफैक्ट्स और कलाकृतियां काफी कुछ है वहां पर, जो सदियों से राजा महाराजा और तीर्थयात्री भी देते आए हैं वहां पर। एंड इट इज पार्ट ऑफ द टेम्पल, मंदिर का हिस्सा है ये। और मंदिर की हिस्टोरिक जो हम कहते हैं ऐतिहासिक रिजेम्बलेंस जो है वो रत्न भंडार की वजह से ही है? नहीं, जगन्नाथ महाप्रभु के लिए है। जो टेम्पल का रेलेवेंस है वो जगन्नाथ महाप्रभु के लिए है। रत्न भंडार तो उसका एक पार्ट है, ओके, एक हिस्सा है। रत्न भंडार में जो सबसे ज्यादा जो लिखित में मिलता है इंस्क्रिप्शन और मादलापाजी में, सबसे जबरदस्त कंट्रीब्यूशन जो हुआ था वो था सूर्यवंशी गजपति महाराज कपिलेंद्र देव राउतरे ने, जिन्होंने सूर्यवंशी गजपति डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया था। उन्होंने सन 1466 में 1466 में दक्षिण से विजय करके 16 हाथियों में डाल के बहुत सारे हीरे जवाहरात सोने लेके आए थे, जो उन्होंने पूरा मंदिर में दे दिया जी। और जो तदुआकरण है उसको बोलते हैं, तदुआकरण से एक सेवायत कैटेगरी है, तदुआकरण से डिस्कशन करके उनको सोने जवाहरात के जो ऑर्नामेंट्स है वो बनाने के लिए बोला गया। और उससे तकरीबन 130-140 के ऊपर बने। ओके। और इसका दोबारा पुष्टिकरण होता है 1893 में, जब डॉक्टर मनमोहन चक्रवर्ती फॉलोड बाय हिस्टोरियन आर.डी. बैनर्जी, राखलदास बैनर्जी, जिन्होंने हड़प्पा मोहनजोदारो का एक्सकैवेशन किया था, वो भी अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा वॉल्यूम 1 में इसकी पुष्टिकरण करते हैं कि हाँ, जो 1466 में बना हुआ था हीरे जवाहरात और जो सोने के गहने बने थे, वो 1893 में भी यूज हो रहा था। इसका पुष्टिकरण दोबारा और एक सोर्स से हमें मिलता है 1805 में। ब्रिटिशर्स ने उड़ीसा का कंट्रोल लिया 1803 में। 1805 में ब्रिटिशर्स ने एक ऑडिट बिठाया गजपति महाराज के सहायता लेके, और पुरी के जो कलेक्टर थे उस टाइम का चार्ल्स ग्रोम साहब, चार्ल्स ग्रोम ने एक अपना रिपोर्ट बनाया जिसमें उन्होंने तकरीबन उनको 1837 टाइप ऑफ ऑर्नामेंट्स मिले, ज्वेल ऑर्नामेंट्स, ये सब जो और उसमें से कुछ सोने के गहने ऑर्नामेंट्स जो मिले उनको 100 तोला 500 तोला के ऊपर है एक पीस जी। 100 तोला एक तोला मीन्स लगभग 12 ग्राम, तो 12 केजी का एक सोने का।
जी सर, पर ये कितना भव्य है कि हाँ ये जो राजा थे कपिलेंद्र देव, हाँ उस समय 16 हाथियों के ऊपर सोना भर के ले गए और वहां पर उन्होंने डोनेट किया। एक बड़ा डोनेशन और भी है। मराठा वाले नहीं राजा नहीं से? नहीं, मराठा ने उतना डोनेट नहीं कर पाए वो लोग। उन्होंने उनका कंट्रीब्यूशन जो था वो कुछ अलग तरीके से था, उसमें भी आएंगे हम बाद में। एक बड़ा डोनेशन और हमें मिलता है, दो और मिलता है। एक है जब अनंग भीमदेव III, जिन्होंने कंसेक्रेशन किया है मंदिर का 1230 में, उन्होंने अपना अगेन साउथ विजय करके जो आया है, तब वो लगभग 2.5 लाख माधा 2.5 लाख माधा सोना वो मंदिर को देते हैं। अच्छा। एक माधा इज इक्वल टू हाफ तोला। हाफ तोला मीन्स 5.83 ग्राम्स। उस हिसाब से कर लीजिए। दूसरा, एक ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी रूलर लंगूला नरसिम्हादेवा, द लेजेंडरी लंगूला नरसिम्हादेवा, जिन्होंने बंगाल सुल्तानेत को कदेर निकाला, उनको हराया, सुल्तानों को, अफगान सुल्तानों को, और कोणार्क मंदिर का स्थापना किया। कोणार्क को बनाया था, सूर्य मंदिर, विच इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उन्होंने भी बड़ा जबरदस्त दान किया था उनका माँ का कहने से। उनका माँ ने 2 चीज उनको बताया था लंगूला नरसिम्हादेवा का। एक, जगन्नाथ मंदिर से भी एक भव्य मंदिर बनाओ सूर्य भगवान का मित्रवन में, कोणार्क मित्रवन, क्योंकि मान्यता यही है कि कृष्ण का पुत्र सांब महाराज वहीं पे तप किया था कुष्ठ से मुक्ति के लिए। तो उधर वहां एक सूर्य भगवान का मंदिर बनाइए और जगन्नाथ मंदिर का कोषागार में बहुत अच्छे से दान करिए। फिर आते हैं गजपति महाराज कपिलेंद्र देव राउतरे। उसके बाद उनका बेटा पुरुषोत्तम देव, प्रतापरुद्र देव, इन्होंने भी बहुत अच्छा दान किया और भोग मंडप, नाट मंडप ये सब बनाया जी। लेकिन जो भोई डायनेस्टी का रूलर है, जो स्थापना किया था, राजा रामचंद्र देव I, उन्होंने 1000 सोने के रामाभिषेक मोहर दान किए थे। मोहर, सिक्के। और एक सिक्का उसमें से आज भी मौजूद है रत्न भंडार में, एज पर द रिपोर्ट ऑफ 1978। ओके, अब आते हैं सीधा 1926 में। 1926 में जो गजपति महाराज ब्रिटिशर्स का कहने पर टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन अपना हाथ में लिया, और उन्होंने एक ऑडिट करवाए थे मंदिर का, रत्न भंडार का। उसमें उन्होंने लगभग 600 से 800 के बीच आइटम का उन्होंने जिक्र किया है रिपोर्ट में। और वो रिपोर्ट साइन किया था एमआर मठ का जो मठाधीश था वो, मेरे ख्याल से दयानिधि दास एक थे, उससे पूरी कलेक्टर ने खुद साइन किया था, और भी 1-2 ऐसे गिने चुने लोग थे साइन किया था। वो रिकॉर्ड आज भी पूरी कलेक्टर का स्ट्रॉन्ग रूम में जमा है जी। So if the current committee wants to refer that report, they can always do that. ये हो गया 1926। 1952 में दोबारा जब जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट पहली बार बना, तो तब एक दोबारा ऑडिट हुआ, और उसमें तकरीबन उन 600 से 700 आइटमों के बीच में से 433 आइटमों का गणना हुआ। उसके बाद आते हैं आपका मेजर ऑडिट, फिर चालू हुआ 1962 to 64 के बीच में, जब 2 बार ऑडिट हुआ। उसमें उन्होंने 400 के करीब आइटम चेक किए थे, 400, 430, 40 ऐसे बीच। और आज अगर आप देखेंगे जो टेम्पल नॉर्मली मेंटेन करते हैं, वो है रत्न भंडार में तकरीबन जो भीतर भंडार है, इनर कंपार्टमेंट, उसमें तकरीबन 180 आइटम है, और बाहर भंडार में 150 आइटम है। अब मैं रत्न भंडार का थोड़ा सा सिस्टम बता दूं। रत्न भंडार जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है भीतर भंडार, एक है बाहर भंडार, और एक है चलंती भंडार जी। भीतर भंडार जो है इंटरनल ट्रेजरी, वो कभी नहीं खुलता, इट इज अंडर परमानेंट लॉक एंड की। जो बाहर के भंडार है उसमें से सोना दाना सिर्फ फेस्टिवल में निकाला जाता है। और जो बाहर की भंडार चलंती भंडार है,
उसमें से कुछ सोने दाना हीरे जवाहरात रहते हैं जो डे टू डे यूज होता है, एवरीडे वेश के लिए। महाप्रभु का वेश होता है काफी सारा, उसमें यूज होता है, और उसमें उसमें सिल्क का कपड़े वगैरह रहता है जी। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, महाप्रभु का जो रथ यात्रा होता है उसमें एक बहुड़ा यात्रा होता है। जब वो वापस आते हैं उसका अगले दिन एकादशी के दिन पे सुनावेश होता है, जहाँ पे बड़े बड़े मुकुट हाथ पैर उनका सोने का लगाया जाता है। तो इसका चलन गजपति कपिलेंद्र देव राउतरे ने किया था। जो सोना दाना उन्होंने 16 हाथी में से करके आए थे, जिसमें से 138 आइटम बना था, इसमें से यही यूज होता है। और इसी का जिक्र 1893 में हमारा 2 इतिहासकार उसका पुष्टिकरण करते हैं जी। 1805 पे चार्ल्स क्रोम भी करते हैं। तो ये है मोटा मोटा बैकग्राउंड आपका। और जो सेक्शन 6 की बात कर रहे थे, इसमें से हर एक पार्टी जो इन्वॉल्व है, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है रत्न भंडार के लिए, उसका डेफिनेशन है, उसका नाम है, कैसे होता है क्रॉस चेकिंग, वो सब डिफाइंड है। जैसे मोटा मोटा भंडार मेकअप है जो टेम्पल जनरल ट्रेजरर है, एक है भंडार नायक जो हेड है ट्रेजरी मतलब मेकअप के ऊपर है, एक है पट्टाजेशी महापात्रा जो 36 निजोग जो है, निजोग मीन्स एसोसिएशन, 36 निजोग से अपॉइंटेड है। और ऑब्वियसली द टेम्पल एडमिनिस्ट्रेटर हु इज एन आईएएस ऑफिसर नाउ, वो है। एंड देन गजपति महाराज खुद है, पूरी कलेक्टर है। ये 6-7 लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रत्न भंडार। पर सर चोरी हुई है कभी ऐसे? ये बोल पाना, देखिए चोरी तो नहीं मैं बोल सकता, कंफर्म नहीं कर सकता, वो तो गवर्नमेंट को स्टेटमेंट देना पड़ेगा। बट ये जरूर है कि जो इन्वेंट्री 1466 में था, वो इन्वेंट्री ऑब्वियसली 1805 में नहीं मिला। उसका वजह क्या है मैं बता देता। इतने सारे आक्रांत आए, इतनी बार रत्न भंडार को लूटा गया, बड़ी तरीके से लूटा गया, लेकिन फिर भी वो खत्म नहीं होता जी। ये महाप्रसाद की तरह है महाप्रभु का, खाओ लेकिन खत्म नहीं होता, जितना भी खाओ खत्म नहीं होता। बट हुआ है चोरी? नहीं, चोरी नहीं, लूट हुआ है। और इसका सबसे ज्यादा पुष्टिकरण इस बात से होती है कि जो गजपति रामचंद्र देव वन, जो भोई डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर थे, उन्होंने, मैंने बोला 1000 रामाभिषेक मोहर दिए थे, उसमें से 1805 में ग्रोम साहब को 128 मोहर मिला था और 1978 में सिर्फ 1 मोहर मिला है। अरे बाप रे, तो it has declined only. It has declined. अब वो government has to come up with the explanation. But is government coming up with any explanation? अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। इसमें देखिए मजेदार कहानी है, 2018 में भी हाई कोर्ट के कहने के मुताबिक एक 12 मेंबर का टीम उसके अंदर गया था जी, इंस्पेक्शन और काउंटिंग वगैरह स्टार्ट करने के लिए, जैसे इस बार हो रहा है। बट दे केम बैक, साइटिंग की चाबी नहीं मिला। वो बाहर भंडार जो है वहां तक पहुंचे, लेकिन इनर भंडार तक, अंतर भंडार तक, तो वो चाबी कहाँ है? चाबी नहीं मिला उनको। दिस इज द एक्सक्यूज, दिस इज टू कवर अप ओनली, आई डोंट नो। अब उसमें दोनों पार्टियों का बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है स्टेटमेंट में। कमेटी के लोग, मतलब ये जो टीम बना था, वो जाके वापस आए हैं, और वो हम सबको मालूम है, रेगुलर जो पूरी जाते हैं, पूरी का भक्त लोग सिवाय थे, किसी को सही में नहीं हुआ था, वो वापस आ गए थे तुरंत। लेकिन उस टाइम जो लॉ मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि नहीं, इंस्पेक्शन हुआ है, 150 आइटम है, 180 आइटम है, इतना तोला सोना है, 225-30 केजी तोला सोना है, इतना सा 300 केजी के करीब रूपा है। ये स्टेटमेंट कहाँ से आया सर? ये लॉ मिनिस्टर से आया है। लॉ मिनिस्टर, बट ये स्टेटमेंट जो इंस्पेक्शन करने जाते हैं उन्होंने नहीं देना चाहिए? नहीं, वो एग्जैक्टली उनको देना चाहिए, बट उन्होंने बोला हम तो ना करके, हमें तो चाबी नहीं मिला जी। अच्छा, इसमें और एक बात निकल के आता है कि कोई एक पूरी कलेक्टर, उसका नाम नहीं मिल पाया है, उसको एक डुप्लीकेट चाबी पूरी कलेक्टरेट का स्ट्रांग रूम में मिलता है। लेकिन जो कमेटी बैठा था उस टाइम, वो चाबी वो कमेटी को सबमिट नहीं करते हैं।
ऐसे ही एक हमारे जस्टिस का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी कमेटी में थे 1978 में। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अभी जैसे मैंने 46 कहा, आपने एग्जैक्ट 40 इयर्स बोला, 40 साल बाद इंस्पेक्शन कराया जा रहा है या इन्वेंट्री का, या कितना सोना है इसका ऑडिट कराया जा रहा है, ऐसा क्या हुआ अभी? ये सरकार को करना चाहिए था। सेक्शन 6 कहता है जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1960 का कि कैटेगरी अपना जो भीतर भंडार और अंतर भंडार है, इसका ऑडिट हर 6 महीने में होना चाहिए जी। और टोटल रत्न भंडार का कंप्लीट ऑडिट इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन, आर्किटेक्चरल इंस्पेक्शन होना चाहिए हर 3 साल में। अब जाके एएसआई बोल रहा है कि अभी जो इंस्पेक्शन चल रहा है, अब जाके एएसआई बोल रहा है हम लोग एंडोस्कोपिक कैमरा यूज करेंगे आर्किटेक्चरल डेफिशिएंसीज देखने के लिए। और जो स्टेटमेंट्स अभी दौरान जो दे रहे मिल रहा है, कमेटी ने कैमरा के सामने, प्रेस के सामने भी दिया है कि वहां जाके उनको इंटरनल ट्रेजरी में कई सारे सिंदूक मिला है, जिसमें से सिर्फ एक ही सिंदूक में ताला था, बाकी सब सिंदूक खुला हुआ था। जो अलमीरास मिला है वो बड़ा ही बुरा हाल है, वाटर सीपेज हो के अंदर से बहुत वाटर सीपेज है, क्रैक्स है, और वो हो सकता है क्योंकि कॉरिडोर में जब जगन्नाथ टेम्पल का कॉरिडोर बन रहा था उस टाइम जेसीबीज यूज किया गया था। नाउ यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, जो टेम्पल है वो सैंड बेड के ऊपर बना हुआ है, तो उसमें आप जेसीबी लगाओगे इन लेस देन 75 मीटर्स ऑफ द पेरिफेरी ऑफ द टेम्पल, तो उसमें वाइब्रेशन जाएगा जेसीबी का, और वो भी 25 से 30 फीट गहराई में खोद रहे हैं जेसीबी से, तो उसका वाइब्रेशन जो है वो जाके नाट मंडप का दीवारों में क्रैक आ गया। तो अभी आप जाएंगे तो एएसआई का स्कैफोल्डिंग्स लगा हुआ आपको अभी भी मिलेगा, रिपेयर वर्क चल रहा है जी। तो और जो रत्न भंडार है वो सिर्फ ऊपर नहीं बना हुआ है, वो अंडरग्राउंड भी है काफी हिस्सा। ओके। तो अगर नाट मंडप जो ऊपर है उसी में क्रैक आ गया है तो नीचे भी तो जाएगा सबसे पहले, जो बेड में है, प्लिंथ में है, ये तो नेचुरल सी बात है। तो वो भी एएसआई को चेक करना चाहिए कि अंदर कहाँ एंडोस्कोपी कैमरा, अगर वो बोल रहे लगाएंगे, वो इंस्पेक्शन खत्म, मतलब अभी वो मूवमेंट के बाद, काउंटिंग के बाद, वैल्यूएशन के बाद ही कर पाएंगे, तो वो कैसे करना है। सर, आपने एक बात बताई थी अभी कि 18 बार जगन्नाथपुरी पर हमले हुए, अलग अलग इन्वेडर्स आए हैं, उन्होंने हमला किया हुआ है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड में भी है कि उल्लेख है। और जितनी बार ये कोशिश की गई है लूटने की, तो सिक्योरिटी और जो वहाँ स्थानीय लोग या स्थानीय आप कहिए जो सिक्योरिटी है, उन्होंने ये सब को विफल कर दिया। नहीं, विफल तो नहीं कर पाए। अगर विफल कर दिया होता तो लूट की कैसे होता। पर ये है कि उन्होंने भयंकर लड़ाई किया है, और इसका डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। जो गजपति महाराज के जो एलिट आर्मी होते थे, एलिट कमांडोज होते थे, उनको बोलते थे खंडायत्स, नायक्स, खंडायत्स, जो भी है, अब जैसे भी बोलो, उनको खंडायत्स बोला जाता है। दे आर फियरसम वॉरियर्स, दे वर फियरसम वॉरियर्स, great physiques, great in martial arts। मैंने देखे हैं कुछ। तो नहीं, वो आपने खंडायत नहीं देखा, वो सवायत देखा है। अच्छा। जिसको प्रेस या मीडिया ने काफी फेमस कर दिया है। हाँ, वो उनमें से एक है अनिल गोचीकर जी, जो मेरे भी जानने वाले हैं, बट वो सेवायत है। ही इज नॉट अ बॉडीगार्ड, ही इज अ बॉडी बिल्डिंग चैंपियन, डेफिनेटली अ चैंपियन बॉडी बिल्डर, बट ही इज नॉट अ बॉडीगार्ड लाइक वे इट इज सेड। हाँ, अगर जगन्नाथ महाप्रभु का बॉडीगार्ड अगर किसी को बोला जा सकता है, दे आर द दैतापतिस हु हैंडल हिम ड्यूरिंग रथ यात्रा 1 month। अच्छा जी सर, अभी भी जो जगन्नाथ महाप्रभु की जो मूर्ति है जो रथ यात्रा में निकलती है, तो ये पाए जाते हैं द बॉडीगार्ड्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, दैतापतिस। हाँ, दैतापतिस के अलावा तो रथ यात्रा हो ही नहीं सकता। अच्छा, दैतापतिस के अलावा तो रथ यात्रा हो ही नहीं सकता, बिकॉज
जो 1 महीना का सेवा है वो पूरा दैतापति ही करता है, और कोई आता नहीं है उसमें, कोई नहीं आता है उसमें। स्ट्रॉन्ग बिल्ट, हेवी बिल्ट है ना, स्ट्रॉन्ग बिल्ट तो नहीं है, दैतापति इज नॉट ऑल ऑफ देम आर स्ट्रांगली बिल्ट। अच्छा। बट ये है कि महाप्रभु को छूने का, उनका अंगवेश देने का, उनका श्रृंगार करने का सब यही लोग करते थे, उनका बॉडी को टच करने का जो है सब यही लोग करते हैं, तो इसीलिए उनका तो बॉडी ये अलग है और पंडा अलग है। पंडा अलग है। हाँ। पूजा पंडा तो क्या है, महाप्रभु का इसमें तकरीबन आज की डेट में 120 के ऊपर सेवायत से, इफ नॉट मोर कैटेगरीज, जिसमें श्रृंगारी है, श्रृंगारी जो फूलों का श्रृंगार करते हैं वो श्रृंगारी, दैता है जो रथ यात्रा के टाइम पे और चितालागी में काम करता है, खुंटिया है जो उसका प्रतिहारी है। प्रतिहारी डॉक्टर मीनाक्षी जी के साथ मेरा डिस्कशन हो रहा था, जो प्रतिहारी सेवक है, जो द्वारपाल है, प्रतिहारी मीन्स द्वारपाल। अच्छा। दीज प्रतिहारीज आर वंशज ऑफ गुर्जारा प्रतिहारा। जो गुर्जारा प्रतिहारा होते थे हमारे अर्ली मेडिवल टाइम्स में, ये उनका वंशज है। प्रतिहारी सेवक जो है, तो सब अलग है, ये पूजा सब अलग है, सब अलग है। पूजा पंडा अलग है जो पूजा करता है जी। जो मुदिरास्ता है, जो हमारा गजपति महाराज का प्रतिनिधि करता है, जो रिप्रेजेंटेटिव है। गजपति महाराज हर दिन हर फेस्टिवल में तो आते नहीं है, सिर्फ रथ यात्रा में छेड़ा पोड़ा के टाइम आते हैं, जब वो झाड़ू देते हैं, सिर्फ उस टाइम आते हैं। लेकिन बाकी जो फेस्टिवल्स में जो उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो मुदिरास्ता करता है। ओके जी सर, आप जैसे हम अभी रत्न भंडार की बात कर रहे थे, कोई ऐसे इंसिडेंट्स या महत्वपूर्ण घटनाएं आप बता सकते हैं कि किस तरीके से इन्वेड करने की कोशिश करी या लूट करने की कोशिश करी? हाँ बिल्कुल, इसका काफी सारा घटना है, लेकिन शर्म की बात है एक हिंदू ने, राजपूत ने ये किया था। 2 इंसिडेंट्स मिलता है, क्योंकि तीसरा जो है वो डिस्प्यूटेड है, तो मैं उसको जिक्र नहीं करूंगा। जो 18 बार इन्वेजन्स हुआ था, 18 बार इन्वेजन्स में 3 बार एक हिंदू राजा ने लूटने का जिक्र मिलता है। पहला मिलता है 9वीं शताब्दी में 800 CE, जब रक्तबाहु इन्वेट करते हैं। अब कई सारे हिस्टोरियन और स्कॉलर्स का मानना है वो एक यवन थे, म्लेच्छ थे, यवनी या म्लेच्छ। कोई बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो हिंदू ही था। राष्ट्रकूटा रूलर था गोविंदा III। Now Govinda III's exploits have been mentioned in the Sanjin copper plates. तो संजीन कॉपर प्लेट का अगर मैं एपिग्राफिक रेफरेंस लेता हूं तो ही केम बाय द सी रूट, पुरी में पोर्ट होता था तब, सो ही केम बाय सी रूट एंड लूटेड द टेम्पल। दूसरा मिलता है, आपने मुगल बादशाह अकबर के नवरत्न में राजा टोडरमल का नाम तो सुना ही है सबने। राजा टोडरमल का जो बेटा था कल्याणमल, उसने 2 बार लूटा। पहली बार उसने लूट मचाया, लेकिन उन्होंने ये किया जहांगीर का गुड बुक्स में आने के लिए, क्योंकि तब तक जहांगीर आ गए थे। दूसरी बार जब उन्होंने लूटने का कोशिश किया, खंडायतों ने उनको पीट के भगा दिया, उनको हरा दिया युद्ध में, ठीक, खंडायतों ने। तो इसलिए मैंने बोला खंडायत, आज पुरी का जो मंदिर बचा हुआ है वो टूटा नहीं है, उसका जो ट्रेजरी बचा हुआ है, इसका पूरी श्रेय 2 लोगों को जाता है। एक जो सेवायत लोग हैं, जो महाप्रभु का विग्रह को रक्षा किया हर बार, और दूसरा जो रत्न भंडार और मंदिर का रक्षा किया खंडायत लोग जी। और मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में खंडायत लोगों का कोई जिक्र ही नहीं होता है, उड़िया हिस्ट्री में होता है, बट मेन स्ट्रीम इंडियन हिस्ट्री में इंपीरियल गंगास, कपिलेंद्र देव राउतरे, इनका किसी का, गजपति सूर्यवंशी गजपति, किसी का भी डिस्कशन नहीं होता खंडायत का। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। जो डायनेस्टी आपको कोणार्क सन टेम्पल दिया, जगन्नाथ टेम्पल दिया, आप उनकी जिक्र नहीं करते हो यार, उनकी डिस्कशन नहीं करते हो। आप उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया कोणार्क सन टेम्पल को, लेकिन जिसने बनाया लंगूला नरसिम्हा देवा, उसका कोई मेंशन नहीं है हिस्ट्री में। जी जी जी, ये तो है सर। कोणार्क टेम्पल के लिए भी इट इज मेड सो ब्यूटीफुली, अगर जाकर देखेंगे आप वहाँ, मतलब आपको तो पता ही है
देयर इज दिस व्हील जो हम नोट्स पे भी देखते हैं, जो समय का चक्र हम जिसे कहते हैं, बिल्कुल वेरी ब्यूटीफुली मेड, थॉटफुली, जहाँ पर जो टाइम बताता है आपको, बिल्कुल हर प्रहर, क्या कहते हैं उसे, हाँ प्रहर प्रहर बताता है किस समय क्या, कौन सा टाइम हो रहा है, यू कैन मेक इट आउट, यू कैन काउंट इट, करेक्ट बट कहीं मेंशन ही नहीं है। सर रत्न भंडार की को लेकर ना और बहुत सारी डिफरेंट कहानियां भी है, कोई सुपर नेचुरल कहानियां भी है रत्न भंडार को लेके। जी बिल्कुल है। कि देवताओं ने कहते हैं कि किसी ने चलने की आवाज सुनी है वहां पर, या कोई सुपर नेचुरल पावर ये जो रत्न भंडार है उसे प्रोटेक्ट करती है। ये जो कहानियां है, मंदिर का जो रहस्य है, इसके बारे में बताइए सर। देखिए पूरी रत्न भंडार, जगन्नाथ मंदिर का जो रत्न भंडार है, उसका जो ओनर है, जो रक्षा करता है, वो है लोकनाथ महादेव। लोकनाथ महादेव है मध्यम पांडव भीमसेन का प्रतीक स्वरूप। अगर जगन्नाथ महाप्रभु देव की पुत्र कृष्ण है, तो पांच पांडव भी पुरी में है। जम्पेश्वर महादेव या जमेश्वर महादेव जी। जो युधिष्ठिर महाराज है, लोकनाथ महादेव जो मध्यम पांडव भीम है, नकुलेश्वर महादेव जो अर्जुन है, ऐसे बाकी सहदेव और पांच पांडवों का पांच पांडव है। तो जिसमें से लोकनाथ महादेव जो है वो रक्षा करता है। अब लोकनाथ महादेव का प्रतिष्ठा किया था श्री राम ने। अच्छा। जब श्री राम वनवास के लिए निकले थे, तो सबरपल्ली, जो ट्राइबल सबर होते हैं, सबरपल्ली में आए, तो वो रोज एक शिवलिंग में पूजन करते थे श्री राम जी। तो उनको जब कोई शिवलिंग नहीं मिला, तो सबर लोग जो थे, उन्होंने उनको एक लौकी दिया। उस लौकी से उन्होंने एक शिवलिंग का सृष्टि किया, तो लौकीनाथ से नाम हो गया लोकनाथ। तो लोकनाथ महादेव जो है वो साल में एक बार बाहर आते हैं अपना गर्भगृह से, नीचे पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं और पूरा नागों से घेरे रहते हैं। तो जब उनको निकाला जाता है, जो पंडा है लोकनाथ महादेव का, वो आज्ञा दीजिए, तो हट जाते हैं, फिर उनको निकाला जाता है और उनका पत्ते वगैरह सब साफ किया जाता है उनके ऊपर से। मैंने खुद देखा है ये चीज एक बार बड़ी मुश्किल से। दूसरी बात, जो कहानियां है, सुनावेश के बारे में हम बात कर रहे थे, तो महाप्रभु का काफी सारा सोने का गहने, हाथ पे मुकुट, किरीट बोलते हैं उसको, बाहर आते हैं। तो मान्यता ये है कि पहले लोकनाथ महादेव का पूजन करके उनको ठंडा किया जाता है। बहुत गुस्से वाला है वो, भीमसेन बहुत गुस्से वाला है। मजे की बात ये है मैडम, दैट इस बार भी जब कमेटी जो अभी रत्न भंडार को खोल के चेक कर रहे हैं, क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर में नहीं है उस टाइम ये कर रहे हैं, वो लोग डरते हैं। वो जाके पहले लोकनाथ महादेव को पूजा करके शांत किया है, उनसे आज्ञा लिया है कि महाप्रभु नहीं है, आपकी आज्ञा चाहिए, रत्न भंडार खोलना चाहते हैं। तब उसके बाद जाके उन्होंने खोल के सर्वे स्टार्ट किया है। अच्छा। और सर मान लीजिए कभी ऐसे अच्छा, दूसरी बात, तो वो उसमें भी मैं आता हूँ। दूसरी बात, जब सुनावेश होता है तब भी लोकनाथ महादेव का पूजन होता है, उनसे आज्ञा लिया जाता है, और मान्यता यही है कि जो लोग उनकी रक्षा करते हैं वो पीछे हट जाते हैं। आप समझ सकते हैं मैं इनकी बात कर रहा हूँ जी। और उनको बाहर लाया जाता है सोनेदार, और फिर रात को वो वापस दिया जाता है। तो मान्यता यही है कि रामायण से, वाल्मीकि रामायण में मिलता है कि भगवान राम विभीषण महाराज को बोलते हैं कि मैं जगन्नाथपुरी में मिलूंगा, तुम जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने जाना। तो जो विभीषण महाराज है वो स्वर्गोद्वार बोल के एक जगह है पुरी में, वहां से एंट्री करते हैं, और एक बार एक सेवायत से उनका मुलाकात भी हुआ था, जो उनको सोने का कंगन भी दिया था। और उस साल बड़ा फैमिन, बहुत जबरदस्त फैमिन हुआ था। अब लोग बोलते हैं ना मंदिर का क्या यूटिलिटी है, मंदिर का ये यूटिलिटी है, और ये डॉक्यूमेंटेड है कि उड़ीसा में जितनी बार फैमिन हुआ है, उतनी बार जगन्नाथ महाप्रभु का जो भोजशाला है, जो
जहाँ खाना महाप्रसाद है महाप्रसाद। वो पब्लिक के लिए खोल दिया गया है, भोजन करवाया गया है। और इसका एक बड़ा खूबसूरत स्टोरी है भक्त का, मैं ये जरूर दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। और वो बट का पेड़ अभी भी है दक्षिण दरवाजे के ऊपर, बंधु महांती का। बंधु महांती थे जाजपुर में रहने वाले, और उस टाइम ये है घटना आई थिंक 1866 की बात है। उस टाइम बड़ा जबरदस्त फेमिन हुआ था उड़ीसा में, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट ऑफ उड़ीसा, एंड दिस वाज डन बाय टी.ई. रैवेनशॉ, जिसके नाम पे रैवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल और कॉलेजेस है। हमारी लाचारी देखिए आज भी चल रहा है। जैसे बख्तियारपुर है वैसे रैवेनशॉ कॉलेजिएट भी है जी। खैर, आई होप द बीजेपी गवर्नमेंट टेक्स अ नोट ऑफ दिस। तो बंधु महांती भूख से बड़े परेशान बच्चों को लेके, और उनका पत्नी जो है उन बड़ा नाराज, तुम कुछ कर नहीं रहे हो। तो वो था बड़ा भक्त जगन्नाथ महाप्रभु का। तो बोलते ठीक है, मेरा एक दोस्त है पुरी में, उसके पास जाऊंगा तो वो जरूर हमें खिला पिला के ठीक कर देंगे। तो बोले चलो फिर दोस्त के पास, और क्या, चारा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो चल पड़ते हैं ये लोग और पहुंचते हैं जगन्नाथपुरी में। और ये मंदिर में जब मंदिर में जाता है, दर्शन करता है, करके चुपचाप वापस आ जाता है। तो पैसा तो है नहीं और खाना भी नहीं मिला उसको उस टाइम। तो पत्नी ने पूछा क्या हुआ, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? नहीं अभी वो व्यस्त है, बोला। पत्नी का झूठ बोला। पत्नी बड़ा नाराज हो गया। तो क्या क्या करें, वो लोग पानी पी के सब लोग सो गए पीपल का पेड़ के नीचे। रात को एक ब्राह्मण आता है, हृष्ट पुष्ट लंबा सफेद कपड़े में एक ब्राह्मण आता है और बड़ा सा थाली लेके आते हैं सोने का। बोले ये लो, ये आपका दोस्त ने अंदर से भेजा है, खा लो। तो ये बड़े खुश, पत्नी को देखा मेरे दोस्त ने भेजा है, मैंने बोला ना तुमको, बोला था। तो क्योंकि महाप्रभु देख रहे थे कि मेरा दोस्त बोल के मेरे भरोसे पे आया है, वो बोलते हैं ना कि तू अगर एक पग आएगा मैं तेरे लिए 4 पग आऊंगा जी। तो जो वो मेरे विश्वास करता है, अगर मैं उसका विश्वास पे खरा नहीं हो सकूं तो क्या मैं भगवान किस बात की हूँ जी। और भक्त और भगवान का लीला तो अपरंपार है जी। तो खाना वाना खा के, बोला महाप्रसाद खा के बड़े अच्छे से थाली को अपने सर के नीचे लेके बंधु महांती सो जाता है। अगले दिन दरवाजा खोल के पूजा पांडा देखता है कि, या भंडार घर में जाके देखता है कि थाली गायब, भोग कैसे लगाएंगे। तो सब लोग, गजपति महाराज को भी खबर जाता है, सब लोग सेना निकल जाता है ढूंढने के लिए। ढूंढते 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 एक सेवायत को मिल जाते हैं बंधु महांती मंदिर के बाजू में पीपल के नीचे, ऐसे इसको डाल के बड़ा आराम से सो रहा है। और उसको उठा के ले आके बहुत धुलाई होता है उसका। कहाँ से मिला? नहीं, ये ब्राह्मण मंदिर के अंदर से आ दे। कोई उसका बात माने ही ना, कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है। तो झूठ बोल रहा है, चोरी किया है तूने, और वैसे ही कपड़े फटे। तो फिर इसको डाल के जेल में डाल दिया। फिर रात को महाप्रभु ने जाके गजपति महाराज को पकड़े। तू कौन होता है मेरा और मेरे भक्त के बीच में आने वाला? मैंने उसको खाना खिलाया, अगर तूने उसको अभी नहीं छोड़ा तो तू निर्वंश हो जाएगा। गजपति महाराज नींद से उठ के भागे, उसको जेल से निकाले, उसका अच्छे से उसका श्रृंगार किया, उसका सेवा किया और उसको जमीन दिया रहने के लिए, मकान दिया, जायदाद दिया। और उनके जो पुष्टियां है, जो वंशज है, वो आज भी है पुरी में बंधु महांती के। और वो पीपल का पेड़ आज भी है, लोगों को मालूम नहीं है। दक्षिण दरवाजे पे एक बड़ा सा हनुमान जी का विग्रह है, उससे आप 50 मीटर आगे आएंगे तो एक पीपल का पेड़ मिलता है, वही है बंधु महांती का पेड़। जी जी। सर, सबसे ज्यादा जो इंसिडेंट्स, घटनाएं जिनकी बात होती है, उनमें से एक ये छिपे हुए चेंबर की भी बात होती है, जो रत्न भंडार के अंदर है और जिसकी खोज अभी अभी हुई भी है, जिसने लोगों के मन में काफ़ी क्यूरियोसिटी भी डेवलप करी है चेंबर के लिए। कहा जाता है इस चेंबर में अतिरिक्त
बहुत ज़्यादा खजाना है और आर्टिफैक्ट्स, और इसकी खोज न केवल मंदिर के पौराणिक स्थिति को बढ़ाती है। आखिर राज क्या है सर ये चेंबर की? चेंबर का कोई राज नहीं है। फिर इतना क्यों उसको? ये एक यू कैन से लेजेंड, फोकलोर, बलाड, जैसे हर मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है, और जगन्नाथ महाप्रभु के साथ तो न जाने क्या क्या जुड़ा हुआ है। आप एक सवाल कर रहे थे कि लूट का एक, मैं कल्याणमल का मैं बोला आपको, तब कल्याणमल के बाद एक दूसरा राजपूत का नाम आता है केसोदा मारू। केसोदा सब हिंदू ने लूटे हैं इतनी बार? हाँ, तीन बार। तो केसोदा मारू आते हैं रथ यात्रा के टाइम पे। गुंडीचा यात्रा जिस दिन रथ चल के आता है उसका 2 या 3 दिन बाद, जब विग्रह नहीं थे मंदिर में, तब आते हैं वो भक्त का वेश में, डिवोटी के वेश में मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं अपनी सेना के साथ, और फिर अपने स्वयं रूप पे आ जाते हैं। बड़ा जबरदस्त युद्ध होता है खंडायत लोगों के साथ, बहुत सारे खंडायत मारे जाते हैं उसमें, और वो अल्टीमेटली टेंपल का भंडार को लूट के ले जाते हैं और तीनों रथों को भी जला देते हो। तीनों रथों को भी जला देते हैं वो। सर, हम वापस से रत्न भंडार के ऊपर बात करते हैं कि जैसे हमने अभी बात करी कि काफ़ी अटेम्प्ट्स हुए हैं ट्रेजरी को ऑडिट करने की या वैल्यूएशन चेक करने की, तो गवर्नमेंट ने भी ये काफ़ी प्रयास किया है। कॉम्प्लेक्सिटीज काफ़ी है रत्न भंडार को लेके, सो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं सर ऑडिट करते समय, और ऐसा क्यों होता है कि जितनी बार ऑडिट करने जाते हैं मोस्टली वो फेल हो जाते हैं? नहीं, ऑडिट कभी 2018 को छोड़ के कभी ऑडिट फेल नहीं हुआ। जितने बार भी ऑडिट्स हुए हैं, 62 to 64, 66, 67, 68, 78 ऑडिट्स पूरा हुआ है। वैल्यूएशंस पूरा नहीं आया है, और सारे आइटम्स गिना नहीं गया है। ये चैलेंज है जी। क्योंकि जो 1978 का ऑडिट था वो बड़ा एक्सटेंसिव ऑडिट हुआ था, 2 महीना 10 दिन लेके 2 महीना 10 दिन लेके ऑडिट हुआ था। और उस टाइम जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर थे नीलमणि राउत थे, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था, एक कमेटी बना था। उस टाइम का गवर्नर, उड़ीसा का गवर्नर थे भगवत दयाल शर्मा, उनके अंडर। और उस कमेटी में ना कि सिर्फ ज्वेलरी का गणना किया, इन्वेंट्री किया, बट उन्होंने आर्किटेक्चरल ऑडिट भी किया था, और टेम्पल का रत्न भंडार और टेम्पल का ओवरऑल मैनेजमेंट के ऊपर भी ऑडिट किया था। और उसका उन्होंने कई सारे रिकमेंडेशंस दिए थे, गवर्नमेंट को 1979 में, जो कि फाइल हो गए, कभी इंप्लीमेंट हुआ नहीं। और इसके बारे में एक जस्टिस थे, उनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, वो जस्टिस ने जब उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा, उस किताब का नाम था जीवन और जीविका, उसमें उन्होंने इस चीज का जिक्र किया है कि हमने क्या क्या रिकमेंडेशंस किया था। कुछ हिस्सा उन्होंने बताया, कुछ फॉलो किया, कुछ नहीं किया, ऐसे कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो साफ साफ लिखते, वो जस्टिस साफ साफ लिखते हैं कि कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया सरकार ने। बट व्हाई? अननोन रीजंस। आप अगर देखिएगा आर्किटेक्चरली, कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोडा क्या बोला जाता है, बिकॉज ऑफ हिज ब्लैक स्टोन्स, कलर ऑफ द स्टोन्स, और जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा बोला जाता था। और ये नाम सारे यूरोपियन सीफेयरर्स जो होते थे, मैरीटाइम ट्रेड के यूरोपियन जो आते थे, वो उन्होंने नेविगेशन के दौर पे उसको यूज करते थे, लैंडमार्क, लाइट हाउस की तरह उसको मानते थे और यूज करते थे। तो व्हाइट पैगोडा इसलिए नाम डाला गया था क्योंकि उसमें एक व्हाइट लाइन पेस्ट हुआ करता था विमान और जगमोहन के ऊपर। जो 1978-9 ऑनवर्ड्स एएसआई ने उसको खदेड़ना चालू किया, उसको उतारना चालू किया। और वो लाइन पेस्ट में गजपति महाराज ने लगाया था, सूर्यवंशी गजपति महाराज प्रताप रुद्र देव के टाइम से लगा हुआ था। वो उन्होंने इसलिए लगाए थे क्योंकि जो समुद्र से जो सैलिनिटी आता है वो मंदिर को, पत्थर को ना खा जाते हैं वो धीरे 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 धीरे, इसलिए वो कोणार्क सन टेम्पल गिर गया जल्दी से। दिस इज वन ऑफ, बिकॉज इट इज वेरी नियर टू द सी।
तो वो लाइन पेस्ट की वजह से जगन्नाथ मंदिर बचा रहा एक्चुअली। ओके सर। और बाद में जब ये उतार दिया, इट बिकम अ रेगुलर फीचर कि विमान के ऊपर स्कैफोल्डिंग लगा ही रहता था ये साइड का, हमेशा किसी ना किसी साइड रिपेयर चलता ही रहता था, विच इज नॉट द केस इफ यू सी एट पिक्चर्स ऑफ 1960s 70s अर्ली 70s 1940s 50s। उस टाइम का ये पिक्चर आपको जितने भी तस्वीर मिलेंगे कोई स्कैफोल्डिंग वाला पिक्चर नहीं मिलेगा जी, लेकिन अब देखने मिलता है ज्यादा सर। और एक बार पत्थर भी गिरा, 1 टन का एक पत्थर भी गिरा, फॉर्चुनेटली कोई किसी के सर के ऊपर नहीं गिरा, नहीं तो बहुत बड़ा कैजुअलिटी होता वहां मंदिर के अंदर। 1 टन का पत्थर गिरा, आप सोचिए इतना बड़ा पत्थर, ऊपर से एक पत्थर गिरा जो 1 टन का था। जी सर, अगर हम खजाने की बात करें अंदर, आप बता सकते हैं जो आपने देखा है या सुना है या पढ़ा है कि क्या क्या है और कौन कौन से रत्न हैं? ये चीज मैं नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि देखिए अभी सरकार उसकी गणना कर रही है। अगर मैं ऐसा कुछ बोल दूं जो सरकार ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करेगा तो सरकार मेरे को चार्जशीट कर देगा, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ। बट व्हाट आई कैन से इज लेट्स वेट फॉर द गन्ना टू गेट ओवर। ये अभी काउंटिंग हो रहा है। काउंटिंग हो रहा है। अच्छा। तो सरकार अभी स्टेटमेंट देंगे तो उसी में वो लोग खुलासा भी करेंगे। देखिए गरुड़ पुराण के हिसाब से 35 तरीके का ज्वेल्स होता है, मैंने आपको बोला, उसमें से सारा है। और 35 ज्वेल में से 9 जो होता है मेन ज्वेल्स होता है जिसको नवरत्न बोला जाता है या महारत्न बोला जाता है, वो सारे भी है, जिसमें टोपाज होता है, कैटसाई होता है, रूबी होता है, डायमंड्स होता है, तरह तरह की डायमंड्स होता है, ये सब होता है, नीला होता है, तो ये सब भी है। रामाभिषेक मोहर का मैंने बारे में बोला। मोटा मोटा आप ये समझ के लीजिए जो जगन्नाथ महाप्रभु का किरीट है जो सुनावेश के टाइम पे जो सर पे पहनते हैं, उसका वजन उसमें तकरीबन जो ऑफिशियली रिकॉर्डेड है 100 तोला है सोना। अच्छा। 100 तोला सोना है। ऐसे ही बलभद्र महाराज और सुभद्रा मैया का भी ऐसा ही है, थोड़ा सा इधर उधर है। बाकी ज्वेलरी तो काफी है जिसका मतलब कोई खुलासा नहीं हो सकता। कुछ मैं अभी रथ यात्रा इस बार जब गया था तो कुछ पंडाओं से बात हो रहा था तो बोल रहे थे, जैसा मैंने बोला ब्रह्म ज्योति का कोई नहीं हो सकता, तो कोई मुझे बोल रहा था दिस इज अनऑफिशियल फिगर, उनका कथन है। कोई सेवायत कुछ बोलता है, कोई सेवायत कुछ बोल सकते, यू कांट टेक इट एज दिस थिंग दैट 63,000 crores and above is there the treasury अभी भी बट ये कि जैसे मैंने बोला राइट स्टार्टिंग फ्रॉम 1805 से जब चार्ल्स क्रोम ने किया था उस टाइम से अभी तक प्रॉपर वैल्यूएशन कभी भी नहीं करा, नहीं कर पाएंगे। तो आपको लगता है अभी होगा? नहीं होगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। आप समझ सकते हैं मैं जब दावे के साथ बोल रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ। जी जी जी। 1-2 सेवायतों ने जो मैंने सुना है वो है कि बहुत रात को 1-2 लोग जो थे उन्होंने देखा कि विमला माता का जो मंदिर है, प्रसाद जो होता है महाप्रसाद बनता है विमला माता को चढ़ाने के बाद। महाप्रभु पैसे खाते हैं, फिर विमला माता खाते हैं, फिर वो महाप्रसाद बनता है, फिर हमारे आपके सेवन के लिए वो आता है। विमला माता पीठ सती पीठ है। अच्छा। वहाँ पे माँ सती का बाल गिरे थे। ओके। तो और काफी सारा तंत्र का भी उपयोग होता है पूजा रीति नीति में जगन्नाथ महाप्रभु का। तो 1-2 सेवायतों ने जो रात को ड्यूटी पे थे तब उन्होंने देखा कि एक नारी बहुत खुला हुआ बाल और बहुत लंबे बाल चल के विमला माता मंदिर से लक्ष्मी माता मंदिर की तरफ जा रहे हैं जी। ऐसा उन्होंने देखा है, कई सारे सुना है। तो बाकी बहुत तंत्र वाला हिसाब क्या कह रहे थे? तंत्र का ये है, देखिए जो एपिग्राफी से मिलता है कि किसी जमाने में बुद्धिस्ट महायानास के कंट्रोल में था। जो महायाना सेक्ट है बुद्धिज्म का उसके अंडर कंट्रोल था, तो वो लोग तंत्र के हिसाब से पूजा करते थे। तो जब
चोड़ागंग देव ने और सोमवंशी राजाओं ने जब उनका किया, उद्धार किया उस टाइम, ययाति केसरी, महाराज ययाति केसरी टू, जिन्होंने लिंगराज मंदिर का प्रतिष्ठा किया, उनके टाइम से ये धीरे धीरे क्योंकि वो सेम साइट है तो धीरे धीरे एसिमिलेट हो गया। ओके। तो एक जगन्नाथ महाप्रभु का एक थ्योरी ये भी है कि वो सबर का, दैताज आर द सबर, राइट, दे आर द सबर ट्राइबल्स। तो सबर का जो वृक्ष देवता है, जो सबर का पूजा है, सबर लोग जो करते हैं वो वृक्ष देवता को पूजा करते हैं, और उनका वृक्ष देवता का जो पिक्चर, जो आइकोनोग्राफी मिलता है, वो बिल्कुल जगन्नाथ महाप्रभु का ही प्रतिरूप है। और उनका वृक्ष देवता का नाम है किटुंग जी। तो ऐसे ही इसीलिए मैंने बोला कि अभी का जो श्री जगन्नाथ कल्चर जो है, इट्स एन एसिमिलेशन ऑफ हिंदुइज्म का, शैव शक्त वैष्णव, तंत्र, बुद्धिज्म, इन सब का मिलावट और ट्राइबल पूजा रीति नीति। तो रथ यात्रा के टाइम पे जो दैतापति लोग सेवा करते हैं महाप्रभु का, खास करके वो बीमार पड़ने के बाद, देवस्नान पूर्णिमा के बाद, देवस्नान पूर्णिमा में उनको 108 घड़ाओं से स्नान करवाया जाता है। फिर वो बीमार पड़ते हैं, 15 दिन का क्वारंटाइन में रहते हैं, दर्शन बंद रहता है मंदिर में, तब उनको जड़ी बूटियों से उनका सेवा किया जाता है आयुर्वेदिक तरीके से। ये हर साल होता है? हर साल होता है। तो ये सब जो है, ये ट्राइबल वेज है जो जड़ी बूटियों से बनता है आयुर्वेद से। तो काफी सारे हिस्टोरियन इसके ऊपर कमेंट कर चुके हैं कि ये ट्राइबल चीजें हैं कुछ जो एसिमिलेट हुआ है। तो इसलिए जगन्नाथ कल्चर जो है, हिस्टोरिकली इट हैज गॉन थ्रू सो मच ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस that lot many things have been assimilated। जी। तो इसीलिए मैं बोला कि जो वैष्णव है वो कृष्ण को देखता है, जो शाक्त है वो देवी माँ को देखते हैं, जो शैव है वो भैरव को देखते हैं, और जो बुद्ध है वो बुद्धिस्ट है जो बुद्धा को देखते हैं। सर, क्या गवर्नमेंट इन रिसोर्सेस के पीछे है? डू दे वांट इट? Government, Sri Jagannath Temple administration is run by the government of Odisha, managed, और श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट जो है, वो एक IAS मैनेज करते हैं। अभी जो अरविंद पारी साहब आए हैं जी, वो मैनेज करते हैं। तो सर इंश्योर करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रहती है? ट्रांसपेरेंसी तो रहती है, अब वो मेंटेन तो होता है। अब वो ऑडिट होगा तो तब पता चलेगा कितना सही है कितना गलत है जी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी कैग रिपोर्ट आया है एएसआई का फंक्शनिंग के ऊपर, व्हिच इज शॉकिंग, which is absolutely shocking. Registered properties, built heritages have disappeared under encroachment. Things which are under ASI property, they should not be. जैसे एक चेन्नई में एक ग्रेव है जिसमें 2 यूरोपियन गोरे साहिबों का, फॉरेनर्स का ग्रेव्स है, it's an ASI property. Okay. What is the reason behind this? What is the justification behind this? मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो now they are delisting and sanitizing the list ASI से। So the journey has begun, but it's a long way to go. काफी समय लग जाएगा। उसमें काफी समय लगेगा। Plus ASI का जो functioning है, it is very bureaucratic even now. रेटपिज्म में काफी बंधा हुआ है, प्लस उनके पास फंड्स भी नहीं है। तो मेरा एक दरख्वास्त ये रहेगा सरकार के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को और ज्यादा से ज्यादा पैसा दे, फंड्स दे, क्योंकि भारत में कल्चरल हेरिटेज की जहां तक सवाल है, हमारे पास सबसे ज्यादा प्रॉब्लम 2 हिस्सों में है कल्चरल हेरिटेज में। एक है फंड की कमी, आप एक्सकेवेशन करने जाओ फंड लगेगा, इतने सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, हजारों में तादाद में है। राखी गढ़ी का ही देखिए, 800 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है राखी गढ़ी, और उसका शायद 30% भी हम लोगों ने अभी तक एक्सकेवेट नहीं कर पाए हैं। सर, हम जब ये स्थानीय लोकल लोग की जो बात करते हैं, जो समुदाय है वहाँ का, और जो तीर्थयात्री है, जगन्नाथ मंदिर की जितनी संपत्ति है, जितना मंदिर के ऊपर ना उनको एक श्रद्धा भी है और गर्व भी है। वो मानते हैं कि ये खजाना एक हेवनली उपहार है,
वहाँ के स्थानीय लोग तो, और मंदिर की पवित्रता का एक प्रतीक है। संपत्ति की जो इकोनॉमी है, में वो कंट्रीब्यूट करता है और मंदिर की सामाजिक और चैरिटेबल इनिशिएटिव को हमेशा सपोर्ट करता है। स्थानीय और समुदाय और तीर्थयात्री जो जगन्नाथ मंदिर के से इंस्पायर्ड है, ये उनके वेलफेयर में किस तरह से यूज होता है सर? ये सारा फंड वेलफेयर में कुछ यूज नहीं होता, नहीं, सोशल वेलफेयर में, पब्लिक के वेलफेयर में कभी यूज नहीं होता। इट इज ओनली टेम्पल फेस्टिवल में यूज होता है, टेम्पल का मेंटेनेंस में यूज होता है, कंजर्वेशन में यूज होता है, नॉट फॉर पब्लिक वेलफेयर। इवन जो जगन्नाथ टेम्पल कॉरिडोर भी बना है, 1400 करोड़ का खर्चा आया है, दैट इज 50-50 बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो पब्लिक वेलफेयर जो है वो अलग ही चीज है, और जो टेम्पल वेलफेयर है, कंजर्वेशन है, वो अलग चीज है, दो अलग सब्जेक्ट्स है। हालांकि पुराने जमाने में जब मराठा, खास करके जब आए मराठा, उन्होंने जैसे टेम्पल कंजर्वेशन के लिए भी काफी मुहिम किया, टेम्पल को रन करने के लिए भी काफी पैसा दिया, वैसे ही वो डिवोटीज और पिलग्रिम्स के लिए जैसे सड़क बनाए, ब्रिज बनाए, धर्मशाला बनाए, खाने का बंदोबस्त किया, पानी का बंदोबस्त किया, तो वो मराठाओं ने किया था। अच्छा। एंड दिस नोबडी कैन डिनाई, क्योंकि आज भी जो ओल्ड जगन्नाथ सड़क है उसमें काफी सारे अवशेष मिलता है जो मराठाओं ने बनाया था। ओके सर, ये जगन्नाथ मंदिर जो है, हम देखते हैं पीछे अभी बीच में रिसेंटली काफी डिबेट्स और कंट्रोवर्सी का भी हिस्सा हुआ है। Regarding what? Politically we have seen it. वो पॉलिटिकली जो हिस्सा हुआ वो रत्न भंडार को लेके हुआ है, और दूसरा एक हिस्सा हुआ था डिवोटी मैनेजमेंट लेके, क्योंकि जो कोविड के बाद जो पुरानी बीजेडी सरकार थी, उसने टेम्पल का जो एंट्री था वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया था एक द्वार से। पहले 4 द्वार से ही एंट्री होता था, चारों द्वार से एंट्री होता था, एक द्वार से रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। उसके वजह से काफी लंबा क्यू बनता था, उसको लेके काफी असंतोष था। दैट्स व्हाई वन ऑफ द की पॉलिटिकल मैनिफेस्टो ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट व्हेन दे वर कैंपेनिंग था कि हम लोग जैसे ही पावर में आएंगे चारों दरवाजे खोल देंगे। तो उससे काफी सहूलियत भी हुआ है, अब देखिए जो वृद्ध है, और उड़ीसा का गर्मी जो है बड़ा खतरनाक है, इस साल भी लगभग 200 लोग की जान गई है जी। तो उस गर्मी में या बरसात भी उतना ही होता है। आप सोचिए 5 किलोमीटर लंबा क्यू अगर बन गया तो यात्रियों का, दर्शनार्थियों का क्या हालत होता रहेगा। कम से कम वो मंदिर में के अंदर जाके कहीं बैठ तो सकते हैं, मंदिर में अगर अंदर दर्शन बंद भी है, कुछ लोग क्यू में खड़ा रहा, कुछ जाके विश्राम भी तो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है जी। सो पर ये टेम्पल प्रॉपर्टी जो है कभी भी वो कंट्रोवर्सी का या कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट नहीं थी। टेम्पल प्रॉपर्टी को लेकर जो लैंड प्रॉपर्टी है, लैंड प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन जो टेंटेटिवली बताया गया है 5 से 6 हजार करोड़ है। काफी सारा स्टेट्स में बटा हुआ है, और बीच में खबर भी आया था तकरीबन कुछ 30% और प्रॉपर्टीज श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्शन करना देना चाहते हैं। फाइनली वो क्या हुआ, इवन मैंने भी ट्रैक नहीं किया उस चीज को, बट बात हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद इट डिसअपीयर्ड फ्रॉम द न्यूज। बट अल्टीमेटली एसजेटीए श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है उसको लेके मैंने भी ट्रैक नहीं किया ऑनेस्टली जी। बट हाँ, इस चीज को लेकर डिस्प्यूट हुआ था, और आज भी डिस्प्यूट है, क्योंकि एरिया श्रिंक कर रहा है। जो प्रॉपर्टी का वो है, काफी एनक्रोचमेंट्स में वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, एंड दैट इज व्हाई वन ऑफ द की पॉइंट्स दैट आई एज अ पार्टिसिपेंट उठाया ASI के सामने इन द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन एट भारत मंडपम वाज ऑन एनक्रोचमेंट। कि लॉन्ग टर्म विजन क्या है, वो पॉलिसी है। क्योंकि कन्वेंशन के दौरान मुझे पता चला, जो एक चाइनीज स्कॉलर जो प्रेजेंट किया ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर, कि चाइना में वो लोग 3000 मीटर बफर जोन मेंटेन करते हैं। अच्छा। और हमारे यहाँ सिर्फ 300 मीटर है, वो भी दैट इज नॉट फॉलोड प्रॉपरली।
जैसे मैं आपको बताऊं, जो हीरापुर 64 जीवनी टेम्पल है, वो खेतों के बीच में था, गांव में खेतों के बीच में है। बट आज 5 साल पहले जब मैं गया था वो खाली था, बट अभी उसका 500-600 मीटर के अंदर ऑलरेडी आना चालू हो गया है जी बिल्डिंग्स एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर। तो ये सब जगह व्रज में भी मैंने देखा है ये सब चीजें। वी आर लूजिंग प्रॉपर बिल्ट हेरिटेज वेरी फास्ट टू एंक्रोचमेंट्स, very fast to encroachments. जी, so finally we have come to end of our discussion. क्या इम्पैक्ट है सर जगन्नाथ टेम्पल का उसकी मिस्ट्री और वेल्थ को लेकर ऑन आवर कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस? स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस इज दैट जो रीति नीति है उसके बारे में मैंने बताया, जैसे चीताला की अमावस्या है। बट हाँ, श्री जगन्नाथ कल्चर हैज a lot of significance in our cultural heritage, in a religious tourism and तीर्थम, it is 4 धामों में से एक है। तो उसमें मान्यता ये है कि माँ देव की पुत्र कृष्ण वहाँ पे खाते हैं, तो इसलिए महाप्रसाद की महत्व है। रथ यात्रा, आइडियली इफ यू रियली आस्क मी, अगर दुर्गा पूजा, बंगाल का दुर्गा पूजा अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला है, रथ यात्रा को भी मिलना चाहिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिलना चाहिए, डेफिनेटली मिलना चाहिए, बिकॉज इट इज इक्वली ओल्ड। उसका कंट्रीब्यूशंस, उसमें जो सेवायत्स, उसमें जो टेक्नोलॉजी है, दीज आर वेरी ओल्ड। आप देखिएगा रथ यात्रा में जो रथ बनता है, हर साल दारू कट के आता है जंगलों से, उससे बैठ के वो लोग बनाते हैं रथ को, पहिए को बनाते हैं, एक्सल को बनाते हैं, लीवर्स को बनाते हैं, और वो रथ कैसे खूबसूरत तरीके से आराम से चलता है और आता है। एंड दिस इज पास्ड ऑन, पुरखों से वो पास ऑन हो रहा है, पिता से बेटे को, बेटे से उसकी बेटे को, उसकी बेटी को, ऐसे ऐसे बनते चले आ रहा है। तो इसका एक बहुत ज्यादा डीप रूटेड कल्चरल एसोसिएशन है, इट्स वेरी डीपली इंटरट्वाइंड, जिसको बोलते हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उड़ीसा मतलब श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ मीन्स उड़ीसा, एज सिंपल एज दैट। और श्री जगन्नाथ मीन्स रथ यात्रा, और श्री जगन्नाथ मीन्स महाप्रसाद। जी सर। और कितने करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट होता है। आप टेम्पल इकोनॉमी की बात कर रहे थे, तो पूरी जगन्नाथ इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ इवन टुडे एज अ टेम्पल इकोनॉमी। उसमें 90% of the population survives on the temple even today. Of the population, 90% of the population survives on the temple alone. But how sir? आपने भी बोला कि वेलफेयर के लिए वो फंड कुछ भी यूज नहीं किया जाता। जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं, होटल्स चल रहे हैं, like that, टूरिज्म चल रहा है, इकोनॉमी चल रही है, पूरी इकोनॉमी, जो दवाई का दुकान है, ग्रोसरी है, वो सारा इससे जुड़ा हुआ है। जो फिशरमैन है, जो बुटीक्स है, जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स के दुकान है, जो बॉयोनिका का दुकान है, गवर्नमेंट साड़ियों का दुकान है, जो सिल्वर, जो फिलिग्री की दुकान है, एवरीथिंग रन्स ऑन द पिलग्रिम्स। आप देखिए जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा का जो 3.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसको बरादंडो बोलते हैं, जीटी रोड बोलते हैं उसको, ग्रैंड रोड बोलते हैं उसको, सॉरी जीटी रोड नहीं। उसमें जितने दुकान है वो तो पूरा तीर्थ से दर्शनार्थियों के भरोसे चल रहा है उसका। जितने भी रेस्टोरेंट्स है, खाने का लंगर से सब कुछ। तीर्थ क्षेत्र में ऐसा ही है सर, हर तीर्थ क्षेत्र में। मैं जो कोविड हुआ था, पूछिए उनका हालत क्या हुआ था। कुछ सेवायत्स मुझे मालूम है जिनके पास अपने बेटे बेटियों को स्कूल भेजने का फीस नहीं था, स्कूल भेजने का फीस नहीं था उनके पास जी। क्योंकि उनको तनख्वाह एसडीटी से कितना मिलता होगा। नॉट एवरीबडी गेट्स 1 लाख 2 लाख रुपीस सैलरी फ्रॉम एसडीटी। देयर आर स्मॉलर सेवायत्स हु गेट अ लेसर सैलरी, और उनका मेन जो इनकम होता है तीर्थ यात्रा का पंडागिरी करके होता है। But so we see a lot of pandas are also rich there. Definitely, they are. जैसे हमारा डिस्कशन भी हो रहा था, हमने भी देखा है कि काफी व्हेन यू सी मोटा मोटा सोना पहन के भी दे हैव लॉट ऑफ मनी। काफी पंडों के वहाँ रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, होटल चेन्स है। पंडास आर रिच देयर। या दे आर रिच, नो डाउट अबाउट दैट, दे आर रिच जी। आप तिरुपति में जाइए, दे आर आल्सो वेरी रिच जी। उनका जजमान
सर्कल बहुत बड़ा है, एक एक दैतापति का, पंडाओं का बहुत बड़ा है सर. Then they have the VIP judgments also. Yeah. Yes. Well, let's be frank. Yes, Let's be yes, very frank. absolutely. The same with Ujjain also. Same with Ujjain also. So that is there in every तीर्थ. आज देखिए काशी में कॉरिडोर बनने के लिए इतना भीड़ हो रहा है, फुटफॉल इतना हो रहा है अयोध्या में. But I can vouch for it. 90% of the tourists over there are tick mark. मैं अयोध्या घूम के आया, कॉरिडोर देख के आया, देख के आया. कि एक बकेट लिस्ट है. जो सही मायने में डिवोशनल माइंड फ्रेम से, तीर्थ करने का माइंड फ्रेम से जीव जाता है, वो बहुत कम है. और आप जाएंगे किसी भी ऐसे तीर्थ का रास्ते में घूमेंगे तो आपको देख के समझ में आ जाएगा. जो रील बना रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत है, और कहीं ना कहीं मैं आपको एक घटना बोलता हूँ, बड़ी दुख भरी घटना है. कैसे हमारे हिंदुओं का फोकस हिल गया है. पिछले साल मैं ऐसे 15 अगस्त की टाइम पे मैं माहेश्वर गया था, द एंशिएंट महिष्मती, जो रानी अहिल्याबाई होलकर की, राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जन्मभूमि है, कर्मस्थल है. जन्मभूमि तो नहीं, कर्मस्थल है, और उनका फोर्ट है, माहेश्वर फोर्ट भी है. तो वो आगे से, माहेश्वर फोर्ट से आगे एक जगह है सहस्त्रधारा बोल के. सहस्त्रधारा का मान्यता यही है कि वहां पे कार्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन आते थे नहाने के लिए, और उनका अहंकार में उन्होंने माँ नर्मदा को रोक लिया था, और फिर उनका लड़ाई मेरे ख्याल से बाली या रावण से हुआ था. खैर जो भी है, काफी पवित्र स्थल है. और वहां पे एक दत्तात्रेय भगवान का मंदिर भी है, बहुत भव्य मंदिर है, आश्रम भी बना हुआ है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, वहां पे कोई नहीं जाता, हार्डली एनीवन गोज देयर. तो मी एंड माय वाइफ वेंट इन एंड वी हैड अ वंडरफुल दर्शन. चुप करके बैठ के, एक भी लोग ने, पिन ड्रॉप साइलेंस, उतना बड़ा कैंपस है और कुछ साधु बैठे हैं. जब हम लोग बाहर निकले मंदिर से, हम लोग देख रहे थे वहीं के लोकल है, 2 गृहवधू हाउसवाइफ, कितना उम्र होगा, समवेयर बिटवीन 30 to 40, कमर हिला के, पल्लू खिसका के रील बना रहे मंदिर के सामने. सेम चीज हमें देखने को मिलता है जगन्नाथपुरी का कॉरिडोर में. लोग आके, यंगस्टर्स रील बना रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गाना लगा के रील बना के पोज दे रहा है या ये कर रहा है, लेकिन कोई अंदर जाकर दर्शन नहीं करता. कितने लोगों को मालूम है जो बाउंड्री वॉल है जगन्नाथ महाप्रभु का मंदिर का, उसका नाम है मेघनाथ प्राचीर, और उसको बनाया था गजपति कपिलेंद्र देव राउतरे ने, फॉर द डिफेंस ऑफ द टेम्पल, टू इंक्रीज द डिफेंस ऑफ द टेम्पल. बिकॉज तब तक आक्रांता आना चालू हो गया था. तो अब ये चीज को समझने के लिए कोई लोग नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं है. जो यंगस्टर्स उधर जा रहे हैं या जो भी लोग उधर जा रहे हैं, किसी को नहीं पता है कि ये 22 पाइच क्या है, मैं समझू इसका महत्व क्या है, मैं समझू 22 पाइच का महत्व ये है, आपको गया धाम जाने का नहीं है, आप वहीं पे बैठ के पिंडदान करके अपना पूर्वजों का मुक्ति पा सकते हैं, और लोग करते भी है. लेकिन किसी को इंटेंशंस बदल रहे हैं सर, रील बनाने में लगे हुए हैं जी. मेघनाथ प्राचीर का क्या महत्व है, किसने बनाया था, क्यों बनाया था, कल्पवट का क्या माना, अरे कल्पवट है, चलो ये कल्पवट आ गया, हाँ कल्पवट देख लिया, लेकिन कल्पवट से इतना बड़ा जो जुड़ा हुआ है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, बटस्य पत्रस्य पूटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्वरामी. इतना बड़ा चीज जो जुड़ा हुआ है नारायण का, वो तक लोगों को पता नहीं है. जी, फैक्ट है. रिलीजियस प्लेसेस पे सर ड्रिंकिंग भी तो होती है 5 स्टार होटल्स में, आप जा रहे हैं 5 स्टार होटल में आपका दुकान लगा हुआ है, आप वहाँ किसी और पर्पस से जा रहे हैं दर्शन करने, मैं आपको बता, और एक रात पहले आप ड्रिंक करके फिर दर्शन करने जा रहे हैं. एग्जैक्टली
रथ यात्रा के टाइम पे लोग ड्रिंक करके आते हैं। मैं दिल्ली में हम लोग फेस करते हैं ना। जी। मैं हौसखास टेम्पल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हूँ। हम लोग हर साल फेस करते हैं क्राउड में, कई बार मारधाड़ भी हो जाता है। हम लोग प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जी। तब तो दिमाग कहाँ रहता है। करेक्ट। दूसरी बात, अभी पिछले महीने में भुवनेश्वर में गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टूरिज्म का स्कूल है, कॉलेज है, टूरिज्म कॉलेज, वन ऑफ द प्रीमियर कॉलेजेस ऑफ टूरिज्म, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। वहां पे मैं इको टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से एक प्रोग्राम चालू किया है ऑन इको टूरिज्म। तो उसका इनॉग्रेशन सेशन था, तो उसमें मैं जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा और इको टूरिज्म का रिलेशन बता रहा था। वहां पे मैं, वन ऑफ द प्रपोजल्स दैट आई गेव इज बैन अल्कोहल। इसका क्यों बैन अल्कोहल? एक तो पुरी में समुद्र किनारे इतने अल्कोहल शॉप्स है, पूरी, not only Puri, Bhubaneswar, Jajpur, Cuttack, these all come under the ambit of Shri Kshetram. श्री क्षेत्रम, और श्री क्षेत्रम के अंदर आप मद, मदिरा, मांस सब कुछ चल रहा है। ऐसी ब्रजभूमि का भी हालत है। आप वृंदावन में अंडे और चिकन मटन अलाउ नहीं करते हो, लेकिन मथुरा में मिलता है। आप किसी और सेगमेंट में चले जाओ, वहां भी मिलता है। लेकिन जैसे 84 कोस ब्रजभूमि है, वो बहुत बड़ा एरिया है। जी। बाकी जगह मिल रहा है। जी। सो हम मथुरा के और ब्रजमंडल के कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे इन आवर नेक्स्ट एपिसोड, बट आई वुड लाइक टू एंड द कॉन्वर्सेशन हियर। बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन था सब, बहुत इंसाइटफुल था, जहाँ पर आपने जगन्नाथपुरी के इनसाइट्स, रत्न भंडार के इनसाइट्स, सिक्योरिटी को लेकर और वैल्यूएशन, ऑडिट को लेकर हमने कई सारी बातें करी। हम हिस्ट्री में चले गए, जो लोग वहाँ से डॉट्स कनेक्ट करके दे कैन रिलेट टू इट। सो आई फील दैट इट वाज वेरी नेसेसरी और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। और ऑडियंस के अगर कोई कमेंट्स हैं तो या कोई क्वेश्चंस है, वो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में बताएं। सूर्या सर के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। इफ़ यू वांट टू फॉलो हिम, इनके सारे चैनल्स, इनके हैंडल्स, सोशल मीडिया हैंडल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। सो प्लीज़ देखते रहिए, फॉलो कीजिए हमें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हम इसी तरह का अच्छा कंटेंट आपके सामने लेकर आएंगे रिलेटेड टू हिस्ट्री एंड कल्चर। देखते रहिए द राव्या सारडा पॉडकास्ट। थैंक यू।